afternoon, ma'am. So I think we have completed the xylem and phloem clusters. This part we have done. No, ma'am, we haven't. Ma'am. No, Yeah. ma'am. Okay, No, fine. ma'am. That is remaining. Fine. So just see to this. That means conduction in plant is remaining. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's begin with this that xylem first of all. Okay. So we know there are two conducting elements in plants. Okay. Conducting tissue. Okay. And we know that if we talk about conducting tissue, that means xylem and phloem. So transport in the plants is basically carried out by these two vessels basically. So xylem and phloem, I will write it down. These are the transporting channels. Okay, transporting channels in the plants. So xylem is responsible to transport water and phloem is responsible to transport Minerals or food. food basically. Okay, so see to this that actually minerals and all these things वो individually transport नहीं होते हैं. Minerals are already dissolved in water, so basically they will be supplied with the help of water only, and many of the minerals are there in the food and all that, so that will be obtained through the food in the plant. Okay, so that part you should know. But from soil whatever minerals they have to obtain, तो minerals किसी अलग तरीके से transport नहीं होते, they have to get dissolved in the water first of all, and then only they can be transported. So just to understand this, that H2O, whenever you are trying to transport water in the xylem, then it should be always anti-gravitational in nature. That means from down to up. वाटर इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, एंटी ग्रेविटेशनल रहेगा, हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी वो ट्रैवल करता है. So that is just in the xylem it can be possible, and there are so many forces acting which is against the gravity to take the water molecules in upward direction. कितना भी बड़ा ट्री हो, उसको सॉइल से जो भी वाटर पुल अप करना है, whatever it is pulling it up, it is all through the anti gravitational forces. Okay, सबसे बेसिक जो चीज़ है जो वाटर को ऊपर पुल करने में हेल्प करती है, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ओके, क्योंकि लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन करती हैं. हमने ब्रीदिंग और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो पढ़ा है, स्टोमेटा एंड ऑल दैट. ठीक है, तो लीव्स के जो स्टोमेटास जो होते हैं वो वाटर भी लूज करते हैं, और जितना वाटर वो लूज करेंगे उतना ही वाटर जो है वो सॉइल में से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये जो वाटर जो लूज होता है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से एक पुल फोर्स एस्टैब्लिश होता है जो जाइलम के थ्रू पानी को ऊपर की तरफ पुल कर सकता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. while if we talk about the food in the phloem, it has to be said that it is bidirectional, दोनों तरफ ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स में, दैट मीन्स अबव द ग्राउंड, एंड वॉट एवर इज इट इज बीइंग सिंथेसाइज, जो भी सिंथेसिस हो रही है वो बहुत सारी जगह पर स्टोर हो सकता है. रूट्स में स्टोर हो सकता है, वो स्टोर हो सकता है स्टेम पार्ट में, वो स्टोर हो सकता है वो दूसरी लीव्स में, या कहीं और एज अ फ्रूट, तो बहुत सारी जगह पर स्टोर हो सकता है. तो यू कैन से दैट इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल पैसेज प्रोवाइड करता है फ्लोएम. सो जस्ट सी टू दिस दैट व्हेन वी टॉक अबाउट जाइलम, हम जब जाइलम की बात करते हैं
तो जाइलम जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड टिश्यू है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाइलम को जो जब रीड आउट करेंगे, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जाइलम का। एंड आई थिंक आपको ये पता होगा कि जब आपने सुना होगा कि जब प्लांट की एज काउंट करते हैं, तो उस आप जब प्लांट को कट करोगे या ट्री को कट करोगे तो आपको कुछ रिंग्स दिखाई देती हैं, यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. वो रिंग्स जो होती हैं वो जाइलम से बनी हुई होती है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है, मतलब माना नहीं जाता है, दैट इज बीइंग प्रूव्ड दैट जाइलम वेसल्स जो है वो एनुअली या सीजनल प्लांट के सीजनल ग्रोथ के हिसाब से नए जाइलम वेसल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो एक रिंग जो है वो कुछ ईयर्स को डिनोट करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्री के जो एज को है वो काउंट कर सकते हो। हर एक ट्री का एक अपना अपना एज वो है कि इतने ईयर्स में एक जाइलम रिंग बनेगी, जैसे एक डिकेड में बनेगी तो दूसरे डिकेड में दूसरी बनेगी। तो जितने डिकेड्स की जितने रिंग्स होंगे उतने आप डिकेड्स काउंट कर सकते हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि प्लांट 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है या 200 साल पुराना है। उसके अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें समझ आती है। सो दैट इज हाउ दे आर द जाइलम रिंग्स बेसिकली। नाउ सी दिस जाइलम वेसल जब हम मतलब आपको अगर समझना है तो हम उसको पहले से हर एक उसका पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट see this excuse oh terrific sorry फाइन। सो जाइलम जो है वो 4 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका दे आर कॉल्ड ट्रैकीड्स। Excuse me, ma'am. यस डियर। Ma'am, in phloem also the transportation is anti-gravitational. If it is going upward then it can be anti gravitational. Yep. Okay. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. So xylem is made up of 4 important parts. First, it is made up of tracheids. Then you can write down regarding vessels, xylem vessels. Okay. Then you have xylem parenchyma, and then you have xylem fibers. ठीक है। ये 4 एलिमेंट जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जाइलम को बनाने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट, अब जस्ट इमेजिन करो कि आप जाइलम के अंदर खड़े हो, ठीक है। तो आप अपने साइड जो वॉल टच करोगे वो क्या होगा, ट्रैकीड्स होगा। हम सबसे इनर मोस्ट पार्ट में है, ठीक है, जाइलम के अंदर। तो जो सबसे अंदर वाली चीज है वो क्या है, ट्रैकीड्स। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो ये चीज समझो कि जो सबसे इनर मोस्ट पैसेज है वो एक हॉलो पैसेज है, ओके। ट्रैकीड्स, आई एम राइटिंग दैट ये इलोंगेटेड होते हैं, काफी ज्यादा डेड होता है ये, और विथ लार्ज कैविटी होता है, मतलब काफी सारा स्पेस होता है उसमें, ठीक है। सो दिस इज हाउ इसके जो मतलब आप छोटे छोटे अगर सिलेंडरिकल हॉलो ट्यूब्स ले लो, ठीक है,
और उनको एक के ऊपर एक रखो तो वो कैसा एक चैनल बना देंगे, बस उसी तरीके से ट्रैकिड्स की फॉर्मेशन होती है। हेवीली इलोंगेटेड, डेड एंड लार्ज कैविटी होती है, मतलब स्पेस जो होती है वो अंदर काफी सारी है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रैकिड्स इज कि वो कुछ काम नहीं करते, ठीक है, उसके अंदर से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Now just see this, what I am trying to make you imagine is that suppose if this is a xylem vessel right now in front of me, मेरे पास एक ट्री है, उसका xylem vessel मेरे पास है, ठीक है, पूरा xylem मेरे पास है। अब अगर मैं उसको बीच में से कट कर देती हूँ तो मुझे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। बस तो इसी स्ट्रक्चर को इमेजिन करो कि अगर मैं उसको कट करती हूँ तो मुझे इनर मोस्ट जो है वो ट्रैकिड दिखाई देगा, Yes, ma'am. ठीक है। और जो ये बॉर्डर्स है, जो ये जो साइड एरियाज है, यहाँ पर मैं सारी लेयर्स जो है उनके उसका जो एक फर्स्ट व्हाट वी कैन से द सरफेस, वो मैं सरफेस देख सकती हूँ यहाँ पर। Yes, ma'am. Can you Yes, imagine that? Okay, so that is what I am trying to draw over here. मैं यहाँ पर वही चीज ड्रॉ करूंगी, बस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, तो आप थोड़ा सा उसको अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करो। सो दिस इज समथिंग विच इज सर्क्यूलर, एक मुझे ट्रैकिड है, elongated, dead and large cavity. It doesn't perform any type of function, बस वो एक सपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है वो बहुत सारी मतलब थिकनिंग्स, मतलब डिपोजिशन हो जाती है इसकी वॉल्स पे, ठीक है, दैट इज वाई इट इज डेड, ठीक है। तो वो थिकनिंग जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो स्पाइरल थिकनिंग दिखेगा, डॉट 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 वाला थिकनिंग दिखेगा, इट इज जस्ट बिकॉज टू मेक इट स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग, उसको एकदम सेंटर में खड़े रहने के लायक बनाता है वो चीज, थिकनिंग, ठीक है। Ma'am. सो यस डियर। Ma'am, xylem vessels helps in transportation of water. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट में ही काम करता है, क्यों, कुछ डाउट है? No, in book it is there xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of fruits. मुझे नहीं समझ में आया। फर्स्ट यू गेट दिस टॉपिक, पहले समझ लो, फिर आपका जो डाउट है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। Okay, सो ma'am. दिस इज व्हाट द ट्रैकिड्स इज, ये जो है वो पूरा इनर मैंने ट्रैकिड्स ड्रॉ किया है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कट किया है तो आपको दोनों साइड पे सरफेसेस दिखेंगे सारे लेयर्स के जो सराउंड कर रहे हैं ये जाइलम वेसल को, पूरा अंदर वाला जो पूरा एरिया है वो ट्रैकिड है, अब उसके आसपास जो लेयर है वो है जाइलम वेसल की, ठीक है, वो है जाइलम वेसल की। तो मुझे यहाँ से भी जाइलम वेसल्स दिखाई देंगे, यहाँ से भी जाइलम वेसल दिखाई देंगे, जो पूरे उसको पूरा इनसर्कल किए हुए हैं। अब इमेजिनेशन आ रहा है थोड़ा सा? Ma'am, concentric circle. आहा, see this. जस्ट होल्ड ऑन। सपोज ये है आपका ट्रैकिड, ठीक है, ये है ट्रैकिड जो इनर मोस्ट पार्ट है, मैं यहाँ रखती हूँ, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ रखती हूँ, अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, उसके आसपास जो है पूरा कवर करके उसको कौन रखता है? वेसल्स। अब क्लियर है? Yes, ma'am. पूरी तरह से उसको कवर किसने किया है? वेसल्स ने। अच्छा, अब उसके बाद जो लेयर कवर करती है उसको, वो कौन सी है? जाइलम पैरेन्काइमा। अब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फोर्थ लेयर होगी वो जाइलम फाइबर होगी। इज दिस क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. Yes, तो ma'am. अगर मैं कट करती हूँ तो मुझे ट्रैकिड तो दिखेगा हॉलो, बट साइड में इसकी भी ये प्रेजेंस दिखाई देगी ना साइड से। Yes, ma'am. बस वही समझा रहे हैं।
Yes. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन. सो नाउ हम वेसल्स देखेंगे. अब जो वेसल्स हैं वो कैसे हैं, वो भी इलोंगेटेड सेल्स हैं, बट they are true conducting body of the xylem tissue. वो ट्रू कंडक्टिंग एलिमेंट्स है. सो व्हाट यू कैन सी इज, आप इस तरीके से साइड से जाइलम वेसल्स आपको दिखाई देंगे. ये जो वेसल्स हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. अभी समझ आया? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, इमेजिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, सेंटर वाला जो एरिया है वो उसके बीच में से कुछ ट्रैवल नहीं कर रहा है, लेकिन जो आउटर उससे कवर करता है उसमें पूरी तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. फाउंटेन्स देखे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाउंटेन्स Yes, में ma'am. देखना, आप देखना जब भी वाटर कॉलम फॉर्म होता है तो वो पानी जो है वो पेरीफेरी से ही रिलीज होता है. सेंट्रल में फाउंटेन जो होता है वो हॉलो होता है. कभी ऑब्जर्व नहीं किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा किया है तो गुड. जिसने नहीं किया है टेरिफिक. पार्क में आप लोग इसका मतलब आपके पेरेंट्स आपको फाउंटेन्स नहीं दिखाए हैं. डू ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स. कहीं नहीं ऑब्जर्व करते हो तो एयरपोर्ट पे कर लेना. सी दिस. तो क्या है कि जो वाटर है वो एक हॉलो कॉलम की तरह ऊपर जाता है. ठीक है, एक पूरे ब्लॉक की तरह पानी ऊपर नहीं जा रहा है. पानी इस तरीके से ऊपर जाता है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है उस वजह से. दूसरी ये चीज कि जब पानी इस तरीके से जाता है तो एयर बबल्स और ये सब फॉर्मेशंस नहीं होती हैं. अभी चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई जस्ट डोंट नो आर यू गेटिंग दैट इमेजिनेशन और नॉट. मैं स्टिल फिर भी एक ट्राई करती हूँ जो भी मेरे आसपास बड़ा है उन चीज़ों से. ठीक है, देन व्हाट यू हैव इज जाइलम पैरेन्काइमा. अच्छा देखो, वेसल्स जो हैं वो भी एलोंगेटेड ट्यूब है. ओके, एंड इस ट्यूब में से कंडक्शन ऑफ वाटर होता है. ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान से देखो. और दूसरी चीज़, ये लिविंग है. ट्रैकिड्स जो है वो डेड है, बट वेसल्स जो हैं वो कैसे हैं? लिविंग है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is how it is being formed. Now is that ये है पैरेन्काइमा. उसके बाद होता है पैरेन्काइमा सेल्स. तो पैरेन्काइमा सेल्स की भी एक लेयर है. तो पैरेन्काइमा आपको साइड में इस तरीके से दिखाई देंगे. Can you see the parenchyma over here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो कॉलम ये जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा है. और ये जो है वो जाइलम वेसल्स है. These are जाइलम वेसल्स. और उसके बाद होते हैं जाइलम फाइबर्स. तो जाइलम फाइबर्स जो है ठीक है, these are जाइलम फाइबर्स. ठीक है, अच्छा अब इमेजिन करो, फिर से समझाती हूँ. अगर ये मैं जाइलम की बात कर रही हूँ
तो जैसे चॉकलेट रैपर्स होते हैं उस तरीके से इमेजिन करो। फर्स्ट रैपर अगर मैं खोलूंगी तो कौन सा होगा? जाइलम फाइबर्स। क्लियर? Yes, ma'am. सेकेंड अगर मैं लेयर ओपन करूंगी वो किसकी होगी? जाइलम Parenchyma, Parenchyma. xylem parenchyma. थर्ड लेयर अगर मैं ओपन करूंगी तो Vessels. जाइलम वेसल्स, और अगर सेंटर वाले को ओपन कर दूंगी तो वो है ट्रैकीज। Tracheids. अभी समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। So inside tracheids there is nothing. No, nothing. Tracheids there is nothing, and just see this So that there's air or it's vacuum. it is just hollow. No Okay. vacuum or nothing like that. Okay. Yes, ma'am. Okay. Means some air is there. Yes, it's not like it's there is a vacuum or something like that. It ऐसा कुछ भी नहीं. And sorry, I have written leaving over here. It is for parenchyma. ठीक है, तो जाइलम पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग है, वो हेल्प करते हैं स्टोरेज, ओके, इसमें, और फाइबर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। ओके, नाउ सी दिस, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को बंद करना शुरू करती हूँ तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं दोनों रेड साइड वाली जो ये रेड लाइंस हैं जो ट्रैकिड्स है उसको पुल करके बंद कर दूंगी तो एक हॉलो पैसेज बन जाएगा। Please repeat. इफ आई जस्ट क्लोज द जाइलम राइट नाउ, तो मैं सबसे पहले इनर मोस्ट पार्ट को बंद कर रही हूँ, तो मैं जो ये रेड वाली बॉर्डर्स है उसको इस तरीके से बंद कर देती हूँ अगर, तो एक ट्यूब बन जाएगा। Yes, ma'am. देन आई विल पुल द पर्पल वन, उनको मैं उसके आसपास पुल करके रैप कर देती हूँ तो वो उसके आसपास की एक हॉलो ट्यूब बन जाएगी, Yes, ma'am. ma'am. लेयर। सिमिलरली इफ आई टेक अप द पैरेनकाइमास एंड आई क्लोज देम तो वो थर्ड लेयर बन जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड द लास्ट इज जाइलम फाइबर जो उसको आउटर कवरिंग प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब पिक्चर क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो दैट मीन्स अगर मैं जाइलम को ऐसे कंडक्ट करती हूँ और आपको ऊपर से देखने के लिए बोलती हूँ तो आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। सबसे बाहर आपको फाइबर की बॉर्डर दिखाई देगी, उसके बाद आपको पैरेनकाइमा का लेयर दिखेगा, उसके बाद आपको वेसल्स का लेयर दिखेगा, और उसके बाद आपको ट्रैकिड्स दिखाई देंगे। ऐसा दिखाई देगा ना? Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या हुआ? मैम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हाँ, और मैथ्स घुसा दो यहाँ पे, ठीक है? तो आया समझ में? Yes, ma'am. गुड, दैट इज व्हाट द जाइलम इज। इस तरीके से जाइलम जो है वो कंडक्शन करता है, ठीक है? तो ओनली लिविंग जो एलिमेंट है उसमें जाइलम पैरेनकाइमा है, बाकी सारी के सारे डेड टिश्यूज है, ट्रैकिड्स भी डेड है, वेसल भी डेड है, फाइबर्स भी डेड है, ठीक है? ये सभी के सब डेड है, सिर्फ पैरेनकाइमा जो है लिविंग सेल्स होते हैं इसके अंदर। अब ये जो पैरेनकाइमा क्या करते हैं, जो ये वाटर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, जब एक्सेस ऑफ वाटर ट्रैवल होने लगता है या जो जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट है और ऐसी सब वजह होती है, तो वो क्या करता है कि वाटर को अपने अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है? तो वाटर जो है, एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो इस पैरेनकाइमा में चला जाता है ताकि जो प्लांट हो वो जो वाटर मॉलिक्यूल के प्रेशर से बर्स्ट नहीं हो जाए। सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज डन बाय the parenchymatic tissue. Understood this? Yes, ma'am. ठीक है? तो Yes, that ma'am. is what regarding the parenchyma, sorry, xylem is.
डू रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, अगर आपको डाउट्स है तो पूछ लो, नहीं फिर हम आगे फ्लोएम पढ़ते हैं. Ma'am, can these vessels ever leak? लीक, Yes, ma'am. हाँ, आप फिजिकली हार्म करोगे प्लांट को तो लीक करेगा ना. आपने किया ही होगा बहुत बार. आप स्टेम को जाके, किसी ट्री की स्टेम को जाके खड़े खड़े खोदते रहते हो तो कितनी बार वाटर जो ऊज आउट होता है ना. Never noticed. हम्म, Never noticed that. नेवर नोटिस्ड. इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन. कभी भी ट्रंक को, किसी पेड़ की ट्रंक को या स्टेम को अगर आप थोड़ा सा फिजिकल हार्म करोगे, अगर सॉफ्ट है तो अगर आप फिंगर से ही उसको स्क्रैच करोगे नेल से तो थोड़ा सा मॉइस्ट जो स्टिकी स्टिकी सा या पानी जो है वो ऊज आउट होता है. और बड़ा ट्री है तो अगर आप उसको अपने जैसे खड़े खड़े अपनी कीज के थ्रू ऐसे करके उसको अगर हार्म किया हो तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पानी ऊज आउट होता है, तो आप लीक ही करवा रहे हो ना उसको. Yes. Got it? So that is what regarding the xylem is. Read and proceed for phloem. Shall I move? Yes, ma'am. Okay. Any doubts regarding xylem? No, ma'am. Good. Fine. So that is how the xylem. ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये अभी आपको इतना ज़्यादा इसको टेंशन नहीं लेनी है, बट जस्ट दिस इज हाउ द xylem have different tangents to be drawn. Okay. Then comes phloem. ठीक है. अब फ्लोएम जो है वो xylem जैसा ही है, इसको भी 4 लेयर्स होती है, बट ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर. सो आई विल ड्रॉ द सिंपल स्ट्रक्चर ओवर हियर. हम फिर इनर मोस्ट वाले उससे शुरू करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले होते हैं जो सेंट्रल में जो रीजन है वो होती है सीव ट्यूब. इसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब. सीव मतलब क्या होता है? Hole. वेरी Hole. गुड. होल या फिर सीव को हिंदी में क्या बोलोगे? छेद. Kind of like a Khali. vessel. जो Ma'am used to मम्मा remove dust from the गेहूं साफ करने के लिए छन्नी यूज करती है, देखा है? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगर गेहूं साफ करने वाला नहीं देखा है तो सुबह सुबह चाय ड्रेन करने के लिए यूज करती है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखा है? उसे सीव बोलते हैं इंग्लिश में उसे. ठीक है, वो सीव है. तो सीव जो होती है दैट मीन्स उसके अंदर छेद होने चाहिए. ठीक है. सो ये जो इसे सीव ट्यूब क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि आप इसके अंदर सीव प्लेट्स देखोगे, ऐसी छन्नी जैसी बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो थोड़ी सी ऑब्लिकली अरेंज्ड है, थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज्ड रहती हैं. ठीक है. सो दीज प्लेट्स हैव सो मेनी पोर्स इनसाइड देम. उसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं. ये Ma'am, जो like a filter. हाँ, जस्ट लाइक फिल्टर्स. ये जो पोर्स हैं वो फूड पार्टिकल को इधर से उधर जाने में हेल्प करते हैं, और ये ऑब्लिकली अरेंज्ड है तो ये कंट्रोल करती है स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अगर ये प्लेट्स नहीं होंगी तो बल्क ट्रांसपोर्ट होगा तो ब्लॉकेज हो सकता है. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीव जो फूड है वो इजीली एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक पहुंच जा सकता है. क्योंकि इसके अंदर ये सीव्स लगी हुई हैं इसलिए इस एलिमेंट को हम सीव ट्यूब बोलते हैं. और ये जो चीज है इसे आप बोलोगे सीव प्लेट. इट इज कॉल्ड सीव प्लेट. ठीक है. उसी तरीके से कुछ कुछ पोर्स जो होते हैं वो यहाँ
साइड वॉल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ दीज sieve ट्यूब्स विल बी हैविंग अराउंड देम a special cells called companion cells. companion का मतलब क्या होता है? Partners. Partners, partner कोई friends, okay, companion cells. So these are the big cells. ये जो cells हैं वो sieve ट्यूब के आसपास लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि फूड जो है वो मल्टी डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब एक्सेस ऑफ फूड यहाँ पर जमा हो जाता है, इफ सपोज a lot of food is coming over here and plant is preparing, और वो इस जगह पर बल्क बन जाता है, तो वो थोड़े से फूड को अपने पास ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है तो थोड़ी सी गाड़ी को दूसरे लेन में डाल दो ताकि स्मूथ हो जाए ट्रैफिक। वंस इट इज बी जो ये पैसेज जब क्लियर हो जाएगा तो फूड जो है वो वापस ये सेल्स में आकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, yes ma'am. ma'am ठीक है, दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग आउट। देन डेफिनेटली इसके आसपास भी एक और लेयर होती है एंड दैट इज सेम एज जाइलम पैरेन्काइमा, जिसको हम बोलते हैं phloem parenchyma फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। यू हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा अराउंड इट लाइक दिस। पैरेन्काइमा है दैट मीन्स स्टोरेज का काम कर रहा है, तो ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इट स्टोर्स द एक्सेस ऑफ फूड। जितना भी एक्सेस ऑफ फूड कंपेनियन सेल्स जो है वो इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए नहीं दे सकता है, कंपेनियन पैरेन्काइमा को पकड़ा देता है कि अब तुम संभालो, इसको स्टोर का काम करो, तो वो पैरेन्काइमा स्टोर कर लेता है। और उसके बाद आउटर लेयर जो होती है वो फ्लोएम फाइबर्स की होती है। इसके बाद जो होते हैं वो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर जो है, आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यू, याद है? yes ma'am स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स पढ़े थे। yes ma'am बस ये वही स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स है, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। सो दीज आर द फ्लोएम फाइबर्स। ये भी इन 4 यूनिट से फ्लोएम बना रहता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, और फूड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द फ्लोएम विल वर्क, ठीक है। सिमिलर आप उसको भी इमेजिन कर सकते हो कि जब आप सबसे इनर मोस्ट रीजन में हो तो आप सीव ट्यूब में घूम रहे हो, ठीक है। सीव ट्यूब के आसपास जो लेयर है वो कंपेनियन सेल्स की लेयर है, जस्ट जैकेट जैसे पहनते हो बस उस तरीके से पूरा आसपास से वो कवर कर दिया है कंपेनियन सेल्स को। फिर कंपेनियन सेल्स के आसपास जो लेयर पूरी सराउंड करेगी उसको, वो है पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा के आसपास जो सेल्स हैं वो है फ्लोएम फाइबर्स, that is sclerenchymatic tissues. Understood this part? Yes, ma'am. So this is what regarding the phloem is. Any doubts till here? ma'am phloem is made up of living cells फ्लोएम में भी मिक्स है, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यू नहीं है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फाइबर्स डेड सेल्स है, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, कंपेनियन सेल्स और जो है वो लिविंग है, सीव ट्यूब डेड है, okay ma'am ठीक है। एनी डाउट्स? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Ma'am, this diagram came last year in our exam. रिगार्डिंग फ्लोएम? Yes, ma'am.
बना लिया था? And the leveling came. ओके फाइन. सो नाउ द थिंग्स आर क्लियर कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर लेयर की अरेंजमेंट है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. एक्चुअली इतना सिंप्लीफाइड डायग्राम नहीं होता है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट इज बीइंग पुट केप्ट, सो दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस लेयर के बाद आपको ये पर्टिकुलर लेयर देखने को मिल सकती है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न रिगार्डिंग फ्लोएम, एंड आई थिंक यू शुड सी दिस. ये देखो सीव प्लेट्स है, इसमें ये गलत है ये डायग्राम, ये थोड़ा सा ऑब्लिक होना चाहिए. देन यू हैव सीव ट्यूब ओवर हियर, कंपेनियन सेल्स आर देयर, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज देयर, फाइबर्स इसमें है नहीं, बट इस साइड जो है वो पूरे फाइबर्स होने चाहिए. अंडरस्टूड दिस? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. गुड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग conduction in plants or transport in plants. If you want to ask anything, you can ask, otherwise we will proceed with the excretion. ठीक है. कुछ पूछना है किसी को? Oh, ma'am. Okay. You are 24 in number. या प्रेजेंस लगा के बहुत सारे लोग चले जाते हैं. Am I right? फाइन. कोई बात नहीं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द फ्लोएम इज. Shall we proceed with the excretion now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's see the human excretory system first of all. ठीक है. Human excretory system, excretion, that means removal of waste material. But जो removal of waste material है humans में 3 types का होता है. It should be solid also, it should be liquid also, and it should be in the Gaseous form of gaseous also. ठीक है. तो जो सॉलिड और गैशियस जो रिलीज होता है उसके लिए एक ही पैसेज है. दैट मीन्स थ्रू जब डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है, रेक्टम एंड एनस के थ्रू एक्सक्रीटा रिलीज होता है, वहीं से भी गैशियस वेस्ट भी रिमूव हो जाते हैं. एम आई राइट? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, when we exhale, that time also we release a kind of gas only, that is Yeah, CO2. that is the exhalation. That is what you are saying? Yes, ma'am, then that is also one kind of excretion only. Okay. Just let me explain you that कि respiration का जो process है ना बेटा, वो दोनों को incorporate करके ही respiration बनेगा. Inhalation and exhalation. आप एयर अंदर लोगे, उस एयर को अगर बाहर रिलीज नहीं करोगे तो वो रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है. इसलिए एक्सलेशन जो है वो एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है. अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Got it? Now see this, when we talk about human excretion, तो excretory system basically, see this part, a very simple diagram of excretory system is there, and ये जो है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके जो यूरिन फॉर्मेशन है उसकी बात हो रही है. क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कैसे एक्सक्रीटा बनता है वो तो आपने डाइजेशन में देख लिया, लेकिन जो आपका ब्लड है वो कैसे प्यूरिफाई होगा वो हम इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू समझेंगे. ठीक है. तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, आप कुछ भी बोलो एक ही बात है. सी दिस, यू हैव 2 किडनीज ओवर हियर. ठीक है. ये जो हम देख रहे हैं वो किडनीज है. अच्छा, अब आप उस चीज को याद करो जो हमने सर्कुलेशन में पढ़ा था.
हमने पढ़ा था ना, इंफीरियर वीना केवा होता है जो ब्लड को नीचे के बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट में देकर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Yes, ma'am. ठीक है, सो सी दिस इज वीना केवा, द bluish one you can see। अभी क्लियर है आपको? दिस वन, Yes. दिस इज वीना केवा। ये वीना केवा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट तक लेके जाता है, ठीक है। और आयोर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे लेकर आता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, 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 ma'am. ma'am. गॉट इट? नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका काम किडनी में भी होता है, क्योंकि गैशियस जो एक्सचेंज है वो तो हार्ट करवाता है लंग्स के थ्रू, लेकिन बाकी सारा प्यूरिफिकेशन जो है, जैसे आप दवाइयाँ खा रहे हो या कुछ टॉक्सिक मटेरियल आपके ब्लड में चला गया है, उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है? किडनीज में होता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good. So this is the left side and this is the right side. Okay. See this, ये दोनों के दोनों जो वेसल्स हैं वो किडनी के अंदर इस जगह पर आपको जाते हुए दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सब? इस जगह से, Yes, ma'am. ठीक है। एंड यू हैव वन स्पेशल outlet that is called ureter, and this ureter goes to the bladder, urinary bladder जिसको आप बोलते हो, और जो यूरिन बाहर रिलीज करता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। एग्जाम में बहुत ध्यान से कई बच्चे यूरेथ्रा और यूरेटर में कंफ्यूज रहते हैं, नीचे यूरेटर लिखे ऊपर यूरेथ्रा लिखे, या ऊपर यूरेथ्रा लिख कर गड़बड़ करते हैं, नीचे यूरेटर लिख देते हैं। दिस इज व्हाट दे डू, बिकॉज दोनों सेम वर्ड्स जैसे हैं। तो ureter is something which is coming out of kidney, while urethra is something which is opening of the bladder. So do remember that part. This is our excretory system. Now see this, that this is how in our body it is placed like. दिख रहा है आपको? देखो रिब्स के नीचे ही किडनी का अरेंजमेंट है। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी आप क्योंकि स्केलेटल सिस्टम तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। हमारे 12 रिब्स होते हैं, एक साइड पर 12 होती है, दूसरी साइड पे भी 12 होती है, ठीक है। तो जो लास्ट की 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होती है ना बेटा, वो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। वो कभी पूरी मिलती नहीं है, वो बस साइड में से किडनी को प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि किडनी देखो रिब्स के एकदम पास में है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल सी। अच्छा, अगर आप बॉडी को ओपन करोगे तो आपको सबसे ऊपर जो है वो रिबकेज दिखाई देगा, और उसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा साफ करके हटा दो, तब आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाई देगा। अभी क्लियर हो रहा है आइडिया क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इसके ऊपर Yes, होगा ma'am. डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके ऊपर है। तो अब जब आप इसको हटा दोगे तो आपको सर्कुलेटरी मतलब आयोर्टा और वेन्स भी दिखाई देंगे, और साथ में आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग प्लेस्ड। दोनों में, मेल्स में और फीमेल्स में इसी तरीके की अरेंजमेंट होती है। एंड कैन डू यू नो दैट अगर आप किडनी को आपके हाथ में रखोगे तो वो कितना उसका साइज है? राजमा small. खाया है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, बड़ा ma'am. बड़ा वाला जो राजमा होता है बस उतना। Yes, ma'am. that is what the size of kidney is। सिर्फ उतना ही बड़ा किडनी है, ज़्यादा बड़ी किडनी नहीं है। लेकिन अब उस छोटी सी किडनी में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। कैन यू सी दिस? Yes. ये मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सा डायग्राम ढूंढने की कोशिश की है। सी दिस, ये जो है ये किडनी को हम बीच से कट कर देते हैं। कट कर देते हैं तो राजमा की तरह 2 सीड्स आपके पास में होंगे, ठीक है। तो वो अंदर से कैसी दिखेगी वो उसका थोड़ा बहुत ये पिक्चर है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it?
सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। जो यूरेटर है, देखो ये ब्राउन वाला है, वो यूरेटर है, ठीक है। अच्छा, जहां से ये अंदर जाता है उसको रीनल बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। अंडरस्टूड? अब एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उसके आगे रीनल 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 लगा हुआ है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, ठीक है। तो रीनल का मतलब क्या है? जब भी आप किडनी से रिलेटेड बात करोगे ना बेटा, तो उस जगह पर रीनल वर्ड लगा ही होगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीनल, Yes, ma'am. Yes, रीनल सिंबलाइजेस किडनी। तो अगर आप रीनल आर्टरी बोल रहे हो, मतलब वो ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है इन द किडनी। रीनल वेन मतलब वो ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है इन द किडनी। देन यू हैव रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस मतलब ओपनिंग ऑफ द किडनी, जहां पर से ये ब्लड वेसल और यूरेटर जो है वो एंटर फिक्स्ड है, एक प्लग की तरह उस जगह पर लगे हुए हैं, तो उस जगह को हम बोलेंगे रीनल पेल्विस, ठीक है। और ये जो कोन जैसी चीजें फॉर्म हो रही हैं इस जगह पर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कैलिक्स। प्लूरल होता है कैलाइसिस, ठीक है। सो कैलिक्स इज देयर। देन दिस एरिया इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इन कॉर्टेक्स में आप देखो एक फ्लावर जैसी अरेंजमेंट देख रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. These are Yes, called ma'am. medulla. These are called medulla. और रीनल, इस जगह को रीनल पिरामिड भी बोलते हैं। अगर कुछ बुक्स रेफर करोगे तो रीनल पिरामिड जैसे वर्ड्स होंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगी आपको, ठीक है। जस्ट डू अंडरस्टैंड कि ये बहुत सिंपल डायग्राम है टू सी इनसाइड द किडनी। नाउ इफ दिस इज क्लियर टू यू, सो अब हम एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम ये पर्टिकुलर किडनी को पढ़ रहे हैं तो इस किडनी के अंदर एक बहुत छोटा सा एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से ये, कैन यू सी दिस? मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। कैन यू सी? कुछ मैंने ड्रॉ किया है अंदर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। थ्रेड लाइक बहुत ही छोटा सा यूनिट है एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? Nephron. नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ किडनी। पूरी किडनी में जो सारा काम कर रहा है वो ये नेफ्रॉन ही है, ठीक है। बाकी सब उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, दैट इज डन बाय नेफ्रॉन। नाउ सी दिस हाउ इट विल लुक लाइक इफ वी जस्ट जूम इट। मैं एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन उठाकर अगर बाहर रखती हूँ और उसको आपको दिखाती हूँ तो वो किस तरीके का दिखाई देगा, वो देखो ऐसा। कैन यू सी दिस? दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ओके अच्छा, ये जो नेफ्रॉन्स हैं वो इतने छोटे यूनिट्स हैं कि एक किडनी के अंदर 10 lakhs नेफ्रॉन्स होते हैं। इमेजिनेशन आया? 10 leg. I mean, one kidney, 10 lakh. यस, ठीक है। तो आपका ब्लड जो है वो इतनी आसानी से प्यूरिफाई नहीं होता है। दो किडनी अराउंड इतने सारे नेफ्रॉन्स को लेकर काम कर रही है, तब आपका ब्लड जो है वो इतनी फालतू के कचरे को हटाकर और आपकी बॉडी को प्यूरिफाइड रखती है, ठीक And है। these nephrons are the purifying units of the kidney. प्यूरिफाइंग यूनिट्स फॉर द ब्लड इन द किडनी। Okay, ma'am. गॉट इट नाउ? Ma'am? Ma'am, means if we remove the nephrons from the kidney, then the kidney will be useless. यस, आपको किडनी फेलियर सुनते हो आप लोग?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो किडनी Yes, फेलियर में ma'am. क्या होता है, ये नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है मैम अच्छा, इतने आ रहे हैं तो एक खराब होने से क्या फर्क? क्या हुआ? इतने सारे हैं तो मैम 10 लाख नेफ्रॉन्स है तो एक खराब होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो एक खराब होता है तब किडनी फेल थोड़ी होता है बेटा। आया समझ में? मैम अगर एक किडनी फेल हो गया तो? हाँ तो आप एक किडनी पे बिल्कुल सरवाइव कर सकते हो। हमारी बॉडी के पास, हमारी बॉडी नेचुरली बहुत अच्छी से प्रोग्राम्ड है। अगर एक किडनी फेल हो जाता है तो एक किडनी दूसरा पूरे बॉडी का सारा काम संभाल लेगी वो। और कोई क्वेश्चन? डर लगा? No, ma'am. गुड, ठीक है। अब पहले नेफ्रॉन समझ लो, और जब नेफ्रॉन समझ में आ जाए उसके बाद ये क्या हो रहा है ऐसा सोचना। ठीक है, सी दिस ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बाद में लेबलिंग्स दे दूंगी। एफरेंट मतलब जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, जो पूरा जो गंदा वाला ब्लड है वो किडनी के अंदर लेकर आया है, वो ब्लड वेसल जो है वो क्या करेगा, वो थोड़ा वाइड है और वो इस पूरे ब्लड को इस पर्टिकुलर रीजन में लेकर जाता है। तो एक बॉल जैसा एरिया फॉर्म हो जाता है, मतलब वहाँ पर नेटवर्क हो जाता है। तो उस ये जो पर्टिकुलर रीजन में ये ब्लड वेसल जो है वो पूरी तरह से इस जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो है जब ये ब्लड यहाँ से ट्रैवल करता है तो ये अब ब्लड वेसल थोड़ा नैरो हो जाता है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि जैसे आप अगर गार्डन में आपको पानी डालना है, आपने जो आउटलेट जो नल है जहाँ पर आपने पाइप लगाया वो मोटा है, उसके बाद एक पतला 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 वाला पाइप आप लगाते जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, फिजिक्स है आपका। ठीक है, ये तो आप टेक्निकली सोच सकते हो कि अगर जितना नैरो पाइप होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। एम आई राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes. तो अब ये जो वाइड ब्लड वेसल है वो बिल्कुल नैरो होकर इस जगह पर पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। वंस इट इज गेटिंग स्प्रेडेड ओवर हियर, अब क्या होगा, जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से इस जगह पर फ्लो कर रहा है। जो इतना ज्यादा प्रेशर से फ्लो करता है तब ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर से निकाल कर इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ नेफ्रॉन को देती हैं। ठीक है, इस जगह को दे देती हैं जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और ये नेटवर्क ऑफ जो कैपिलरीज है, जो ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क बना है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, इसे बोलते ma'am. हैं ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस में ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से रिलीज फ्लो होता है और उसकी वजह से कई सारी चीजें जो होती हैं वो ऊज आउट हो जाती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं और उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? बोमेन्स कैप्सूल। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। ma'am. Yes, Now ma'am. see ma'am. this, ये ब्लड वेसल अब ये बाहर आ गया है, अब इसको बोलते हैं इफरेंट। एफरेंट अगर ए से स्टार्ट होता है तो मतलब आओ, वेलकम। एफरेंट जो अंदर जा रहा है, इफरेंट गो अवे। ठीक है, सो एफरेंट जो अंदर लेके आ रहा है, इफरेंट जो बाहर ब्लड को लेकर चला जा रहा है। ठीक है, अब उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है नेफ्रॉन में। सो सी दिस दैट दिस यूनिट, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगी थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस बोमेन्स कैप्सूल जो ये है, इसने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, क्या क्या एब्जॉर्ब किया है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज, फिर अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, दवाएं खा रहे हो तो वो, फिर आपके मिनरल्स Mg2+, Fe2+, फिर और भी जिंक वगैरह, सल्फर वगैरह, दुनिया भर के जो आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं ब्लड में वो सारे, फिर आपके कुछ न्यूट्रिशन, अगर कोई डिजीज पेशेंट है
तो उसमें वो बहुत सारी पिगमेंट्स जो बाइल वगैरह रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह से, वो सब की सब यहाँ आकर एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, वंस इट इज एक्यूमुलेटेड ओवर हियर, तो ये जो पैसेज है जो बहुत ही कर्वी है, उसके जो नेक है, बोमेंस कैप्सूल का जो नेक है बहुत कर्वी है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, पीसीटी। इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, किसके पास में? बोमेंस कैप्सूल के पास में। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जो है, कॉन्वुलेटेड मतलब बहुत ज्यादा वेवी होना, ठीक है, कॉन्वुलेशंस होना, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स। नाउ दीज टिब्यूल्स, ये जो टिब्यूल है वो इतना ज्यादा कॉन्वुलेटेड होता है, क्यों? क्योंकि ये चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं, तो कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें बॉडी को वापस दे देनी चाहिए, कौन सी जो चीजें हैं जो हमें एक्सक्रीशन में नहीं डालनी है, तो वो सारी की सारी चीजें, ये ब्लड वेसल देख रहे हो यहाँ पर, Yes, ma'am. इस ब्लड वेसल को वापस दे देता है, मतलब वो टिश्यू की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड वेसल, कि वो ब्लड वो बताता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल कि इन सब चीजों को हमको बाहर नहीं भेजना है, इसका यूरिन नहीं बनाना है, आप इसको वापस लो, बॉडी इसको अलग तरीके से यूज करेगी। तो वो जो सारी चीजें हैं वो ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और अब जो चीजें बचती हैं, जो यहाँ पर बचती हैं, वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब क्या बचता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्लस H2, पानी और नाइट्रोजिनस वेस्ट यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है वो नीचे जा रहा है। हम किडनी में देखते हैं ना, जो हमने ड्रॉ किया था, मैंने आपको जो दिखाया था यहाँ पर, सी दिस, वो देखो वो अंदर जा रहा है फिर बाहर निकल रहा है। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही डिसेंडिंग, जो नीचे जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग वाले आर्म में नीचे पहुंचते जा रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्म। ये डिसेंडिंग आर्म में ये H2O और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो पहुंचता है। ठीक है, अब जो भी ये चीज, जो भी चीजें पहुंच रही हैं, सी दिस, I should have one more over here, just hold on. Okay. Okay, fine. So see this, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पर कॉन्वुलेटेड है, यहाँ पर वो सब चेक पॉइंट से सब डिसाइड कर लेता है, और बाकी का जो H2O और नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो इस डिसेंडिंग लूप को दे देता है। जब ये डिसेंडिंग लूप को H2O और नाइट्रोजिनस वेस्ट मिलता है, तो ये जो है वो पूरे पैसेज के थ्रू पास होता है। तो इस पर्टिकुलर लूप में भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स है जो कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं। ठीक है, कि मतलब जो H2O जो जा रहा है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड तो नहीं है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, तो ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक है, नहीं है, क्या है, वो सारा डिसीजन जो होता है वो यहाँ पर लिया जाता है। अब वो जब है वो इस जगह पर पहुँचता है, इसको बोलते हैं हेनलीज लूप। दिस इज कॉल्ड हेनलीज लूप। इस लूप में जब ये पर्टिकुलर वेस्ट जो है जब पहुंचता है तो इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट जो यूरिया आप बोलते हो ना, यूरिन में हमारे रिलीज होता है, वो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है हेनलीज लूप में। अच्छा, जब ये कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है तो ये जो लूप है अब वापिस ऊपर की तरफ आता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप। ये क्या है? असेंडिंग। ये है डिसेंडिंग, नीचे आने वाला, और ये है असेंडिंग, ऊपर जाने वाला।
तो अब जो है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो भी बना है मिक्सचर, ये अब असेंडिंग लूप की तरह पास हो रहा है। अब ये असेंडिंग लूप क्या करता है, ये देखता है कि अरे बाप रे इतना सारा नाइट्रोजन वेस्ट कर देगी हमारी बॉडी यूरिन में, तो वो क्या करेगा, वापस से अपने पास थोड़ा सा नाइट्रोजन मांगेगा कि भाई वापस दे दो, इतना सारा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी सारा नाइट्रोजन जो है वो वापस इस जगह पर रिलीज हो जाएगा, आसपास के टिश्यू में, किडनी का जो आसपास का जो टिश्यू है वहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन अब यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर मिक्सचर जो आपका फॉर्म हुआ है, अभी भी इसको यूरिन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, अभी मिक्सचर ही है, एक नॉर्मल मिक्सचर फॉर्म हुआ है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जो वो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया है, सॉल्यूट कम हो गए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमने वापस ले लिया, पर H2O बहुत ज़्यादा हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। अब इस जगह पर फिर से कॉन्वोल्यूशंस आएंगे, इस जगह पर फिर से कॉन्वोल्यूशंस आएंगे। जो ये कॉन्वोल्यूशंस हैं यहाँ पर भी ढेर सारे चेक पॉइंट्स हैं, और इस चेक पॉइंट के पास एक बड़ा एक जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो यहाँ पर बैठा हुआ होता है इस तरीके से, और वो वेट कर रहा होता है कि कब ये सॉल्यूशन आए और मैं इसको चेक करूं। तो इस टाइम वो क्या करेगा, जैसे ही ये डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ पर आता है तो इसको चिंता होती है कि अरे बाप रे ये कैसा सॉल्यूशन बना है कि बॉडी में से इतना सारा पानी लूज हो जाएगा। तो ये जो है हार्मोन, इसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक को शॉर्ट फॉर्म होता है ADH। ये ADH का काम है कि एक्स्ट्रा वाटर को बचाओ, एक्स्ट्रा वाटर को वेस्ट नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी में, तो जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है अब वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना है वो इस जगह पर जाएगा जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल। ठीक है, अच्छा, इस कलेक्टिंग टिब्यूल से बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं उसका ये एंड अटैच होता है, कुछ यहाँ पर अटैच हो रहे होंगे, कुछ यहाँ पर अटैच हो रहे होंगे, कुछ इस तरफ से अटैच हो रहे होंगे। तो बहुत सारे नेफ्रॉन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो इस कलेक्टिंग टिब्यूल एक होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के बीच में एक कलेक्टिंग टिब्यूल होता है। तो वो सभी से ये जो सॉल्यूशन जो बन गया है अब उसको गैदर करता है, और जब वो गैदर कर लेता है तो अब जो चीज़ बन जाती है उसको हम बोलते हैं यूरिन। आया समझ में? इज इट क्लियर टू यू? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब इसको ma'am. हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो बेटा, जो ब्लड वेसल था उसने प्रेशर की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो थी वो रिलीज कर दी। अब वो जो रिलीज हुई तो इस चेक पॉइंट से उसमें सब चीजें होती हैं, ग्लूकोज, दूसरे शुगर्स, प्रोटीन्स में जैसे अमीनो एसिड्स हैं, फिर एंटीबायोटिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, इवन कई बार ब्लड सेल्स भी। आपने सुना होगा कि किसी किसी को यूरिन में ब्लड आ जाता है, तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो ब्लड सेल्स अगर आ भी गए हैं तो वो यहाँ से वापस चले जाने चाहिए, लेकिन जिन लोगों के वो ब्लड सेल्स इस चेक पॉइंट को वो क्लीन चिट नहीं मिलता है, मतलब क्लियर नहीं होते, तो ब्लड सेल्स जो है वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं और यूरिन में डिटेक्ट होते हैं उन पेशेंट्स को। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड सेल्स अगर आ भी जाते हैं तो वो इस चेक पॉइंट पे वापस चले जाते हैं, आसपास के टिश्यू में चले जाते हैं, ब्लड अपने कैपिलरीज उसको कलेक्ट कर लेती हैं और कोई इशू नहीं होता है बॉडी को। तो जब इस जगह पर ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसके अंदर क्या होगा, H2O और नाइट्रोजन वेस्ट का कॉम्पोजिशन होगा जो कि बहुत ही डाइल्यूट इन नेचर होगा, लेकिन धीरे 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 जब तक वो यहाँ से पहुँचता है तो वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अच्छा, अब आप पूछोगे मैडम सडनली कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एकदम से, तो मैं आपको सिर्फ अभी एक इंडिकेशन दूंगी क्योंकि थोड़ा डीप टाइप का काम है इसमें।
बस ये समझो कि ये जो आसपास के जो टिश्यूज हैं वो भी इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। और एक बहुत मज़ेदार बात ये है कि ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल है यहाँ पर से भी जब ये यूरिया यूरिन के थ्रू रिलीज हो रहा है, तो सपोज ये जो यूरिया रिलीज हुआ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सपोज 6 यूरिया जो है वो भाग रहे हैं इस यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग टिब्यूल भी बहुत चालाक है, ये बोलता है अच्छा तुम सारे के सारे बाहर जाके क्या करोगे, तो वो क्या करेगा, ये तीनों को पकड़कर ये हेनलीज लूप में लाके पटक देता है। इसलिए इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वो कैसे पटकता है, क्यों पटकता है, वो सब आपको बॉदर नहीं करना है, वो 12th साइंस में आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो लास्ट में यूरिन बाहर जाने से पहले, कलेक्टिंग टिब्यूल्स में जाने से पहले, कलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो कहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी जाकर, इसमें यूरेटर में। जो सारे कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं वो अपना जो भी कलेक्शन है उसको कहाँ डंप करती है, यूरेटर में। अब समझ में आया आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो इस तरीके से जब आ गया। सो सी दिस, तो जब ये कलेक्टिंग टिब्यूल जितने भी कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं, सी यहाँ पर देखो बहुत सारों को आउटलेट मिला है कलेक्टिंग टिब्यूल में। देखो यहाँ से भी ने कलेक्ट कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, ऐसे बहुत सारी जगह से जो है वो यूरिन फ्लो को मैनेज करेगा। और ये सारे के सारे कलेक्टिंग टिब्यूल जो हैं वो जाकर यूरेटर में जाके मिल जाएंगे। पर यूरेटर में जाने फ्यूज होने से पहले भी यहाँ पर उनका एक चेक पॉइंट वो होता है कि भाई कितने यूरिया बाहर जा रहे हैं देश के बाहर, तो इसलिए उनको देश में रखना ज़रूरी है। तो वो सारे जो हैं वो नियर बाय एरिया हेनलीज लूप होता है, तो वो उसमें जाकर सारा डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसलिए इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो पर्टिकुलर यूरिया है वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अब हाईली कॉन्सेंट्रेशन है तो सॉल्यूट बढ़ गया, तो इस जगह से सॉल्यूट वापस ले लिया जाएगा, तो H2O बढ़ जाएगा। H2O बढ़ गया तो ADH अपना H2O बचाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा H2O बाहर निकल जाएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट कर देगी, ठीक है। तो उसको डिहाइड्रेशन बचाने के लिए ADH काम करता है। और दिस इज हाउ द यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड, दैट इज व्हाट द ह्यूमन एक्सक्रीशन इज, दिस इज हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है और ये होता है वो होता है, सुना है ना? Yes, ma'am. यस मैम। वो होती है डायबिटीज मेलिटस, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। लेकिन जिनका ADH खराब हो जाता है, जिनका एंटी डायूरेटिक हार्मोन खराब हो जाता है, वो होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसे लोगों को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बार बार ब्लैडर जो है वो जल्दी जल्दी भर जाता है। And that's why these patients have to remove the urine as soon as possible. The bladder is full. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Got it? Ma'am. Yes, beta. Ma'am, what is dialysis? Dialysis is something artificial purification of blood. बेटा artificial kidney का एक setup बनाया जाता है जिसमें से blood vessels को attach किया जाता है और वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है, जो सपोज दोनों किडनी फेल है, तो वो लोग, जैसे जो लोग पूरी तरह से 100% फेलियर है जिन लोगों को, उनको लगभग हर ऑल्टरनेट डे को डायलिसिस करना पड़ता है। रीज़न, क्योंकि उनको यूरिन ही नहीं होता है, उनका यूरिन ही नहीं बन रहा है। तो अगर उनका यूरिन नहीं बन रहा है तो उनकी बॉडी में यूरिया और H2O का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बॉडी फ्लफी हो जाएगी और उनको स्वेलिंग्स हो जाएंगे, दुनिया भर के बहुत सारे परेशानियां हो जाएंगी। तो ऐसे पेशेंट्स को डायलिसिस में बिठाया जाता है।
तो क्या करते हैं, जो एक एफरेंट वाला ब्लड वेसल होता है उसको कट करके उस मशीन में अटैच किया जाता है, और फिर उसके बाद वो ब्लड जो उस पाइप में अटैच किया जाता है, और जस्ट सी दिस दैट वो इस तरीके से यूनिट बनता है। इरेजर कहाँ चला गया? ओह नहीं हो रहा। I just don't know what is happening with this. I am drawing somewhere here. Just see this. एक ऐसा ग्लास वाला स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक बीच में पैसेज बनाया जाता है, ठीक है। और इस पैसेज में इसके आसपास जो है वो प्यूरिफाइंग फ्लूइड को फिलअप किया जाता है, और इसमें एफरेंट ब्लड वेसल को कनेक्ट किया जाता है, सो दैट ब्लड जो है वो यहाँ से पास होता है, और ये जो लेयर है ये जो है वो ऑस्मोसिस कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। ओ आपको नहीं दिखाई दे रहा? कैन यू सी इट? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इस जगह से जब ब्लड पास होता है तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होते हैं, और वो सब अपने सॉल्यूट्स को यहाँ पर वेस्ट के तौर पे छोड़ देता है, और जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो वापस से पेशेंट की बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है ब्लड वेसल में, सो दैट अब प्यूरिफाइड ब्लड उस पेशेंट के अंदर है। अब जैसे ही वो पेशेंट खाना खाएगा, पानी पिएगा, सब करेगा, तो वापस से ब्लड में ये H2 और यूरिया बढ़ेगा। अब वो यूरिन नहीं कर सकता है तो उसको फिर से डायलिसिस में जाना पड़ेगा, और डायलिसिस कम से कम 3 से 4 घंटे लेता है पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करने में। सो इट्स अ वेरी बोलते हैं ना, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जिसका किडनी 100% फेल हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स वाई किडनी डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that is how the kidney works out. Is this part is clear to you? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Got Yes, it? ma'am. Yes, ma'am. Good. So that is what you have to Ma'am. do. Yes, beta. yes, मैम किडनी फेलियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है? किडनी आजकल ट्रांसप्लांट होती है बेटा, ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब किडनी को खोलकर ठीक करने की बात कर रहे हो? यस मैम। आप कितने नेफ्रॉन्स ठीक करोगे बताओ? मैम टोटल तो 20 लाख नेफ्रॉन्स होगा तब 2 किडनी मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप इतने छोटे यूनिट को पूरी तरह से ठीक कर पाओगे? वो दिखाई देता है नेफ्रॉन्स हाँ, ऐसे में? देख सकते हो आप। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, तभी तो उसको स्टडी किया है ना इतना सारा स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द थिंग इज, जब ये प्यूरिफिकेशन होता है हमारी बॉडी में, हमारी जो किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, सो बी थैंकफुल। आपको पता है जो ये पूरी तरह से किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं उनको राइस और ऐसी कोई भी ठंडी चीज़ खाना अलाउड नहीं होती, क्योंकि राइस वगैरह से यूरिन बहुत जल्दी जल्दी बनता है। तो इफ दे क्रेव फॉर ऑल दिस थिंग्स, तो आधे तो आदमी जो होते हैं, जो जिनको किडनी फेलियर होता है, वो इसी इमोशन से मर जाते हैं क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकते, ठीक है। सो दे हैव टू ईट वेरी लिमिटेड, क्वांटिटी भी बहुत कम होता है और बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है उनका, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, राइस नहीं खा सकते हैं, जूसेस नहीं पी सकते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स जो मतलब चाय कॉफ़ी वगैरह होता है वो उनको अवॉइड करना पड़ता है। सो मतलब उसमें आपका जो भी फेवरेट लिस्ट है, आप सोचो जिसे अवॉइड करना पड़ता है, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 दिन तो टेम्पटेशन होता है ना पेशेंट को कि हमें ये चाहिए, चीज़ चाहिए। सो दैट विल बी द वेरी टेरिफिक कंडीशन फॉर देम. अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Ma'am, if any healthy person donates only one kidney, then that person will be healthy. Yeah, that can be, but the thing is, डोनर जो होता है बेटा, वो पेशेंट को बहुत ही अच्छे से मैच करना चाहिए। कोई भी किसी का भी किडनी नहीं लगा सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है उसके भाई या बहन उसको किडनी डोनेट करेंगे तो दैट विल बी मच मोर इजी फॉर द डॉक्टर्स टू ट्रांसप्लांट इट, क्योंकि जेनेटिकली वो पूरी तरीके से सेम होते हैं आपस में। तो सेम ब्लड टाइप।
सेम Blood ब्लड ब्लड तो डेफिनेटली आपको देखना है बेटा, बट बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो मैच करनी पड़ती हैं। तो अगर सिबलिंग्स डोनेट करते हैं तो दैट विल बी मच मोर बेटर ऑप्शन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर दे भी दोगे किडनी पेशेंट को, तो हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे, रिजेक्ट कर दे। तो अगर आपने हेल्दी किडनी दिया भी है तो वो भी फेल हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारी बॉडी बहुत ही पर्टिकुलर होती है अपने फंक्शनिंग में, वो सब चीज़ों को वेलकम नहीं करती है, सो उसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. दैट इज मैम व्हाट। ब्लड के बारे में जो मैम ब्लड के बारे में बोलते हैं कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकते हैं, तो ओ पॉजिटिव वाले में किडनी भी सेम होता है, मतलब किडनी भी दे सकते हैं सब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। पिक्चर बहुत वाइड है और बहुत ही ड्रास्टिक है। आप जो यूनिवर्सल डोनर है ना बेटा, वो सिर्फ बुक्स में लिमिटेड है, ठीक है। मैम तो यूनिवर्सल कैसे है? थियोरेटिकली है, व्हाट इट, थियोरी बहुत चीज अलग होती है, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें अलग होती है, ठीक है। यस मैम। ओके, सो दिस इज व्हाट इज फिनिशिंग द चैप्टर। आई थिंक लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट। प्लांट कैसे अपना O2 रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है, वो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या क्या रिलीज आउट करता है। सो जस्ट गो थ्रू दैट पैराग्राफ एंड नेक्स्ट क्लास आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इसका एक्सरसाइज अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट टाइम ला कर दूंगी, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स है वो मैं लास्ट में फिर डिस्कस कर लूंगी उसी के साथ। अंडरस्टूड दिस? यस Yes, ma'am. गुड, Yes, ma'am. you can sign off and Yes, ma'am. thanks for being 23। बाकी सारे कहाँ भाग गए मुझे नहीं पता। नॉट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, प्लीज मेरे साथ फेक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक इट, ठीक है। अटेंडेंस लगाने आए हो मुझसे बोल दो, मैं आपकी लगवा दूंगी, वो अपने फ्रेंड्स को बता देना, ठीक है।